कहानी की शुरुआत में हम लेक बोर्डम नाम की एक झील को देखते हैं जिसमें दो लड़कियां नहा रही थी और काफी मस्ती कर रही थी। झील किनारे ही हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो अपनी चाकू की धार को तेज कर रहा था। वो दोनों लड़कियों को बड़ी बेरहमी से ही मार देता है। इसके बाद कहानी कुछ सालों आगे जाती है। हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनमें एक का नाम इलियस था। इलियस का दोस्त बताता है कि मुझे क्राइम सीन यानी जहाँ पर हादसे वगैरह हुए होते हैं ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक है। साथ ही मुझे ड्राउनी और इस तरह की चीजों के बारे में जानने का भी बहुत शौक है। शुरुआत वाली लड़कियों की तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि कुछ सालों पहले लेक बोर्डम नामी झील के पास इन दोनों लड़कियों का कत्ल हुआ है। तो चलो हम वहाँ चलते हैं इस बारे में तहकीक करने के लिए, छानबीन करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि वो कातिल अभी भी वही झील के पास ही रहता होगा और हम पता लगवाएंगे कि उसने लड़कियों को क्यों मारा। अब क्योंकि इलियस उसका दोस्त है और उसकी बात का इनकार नहीं कर सकता था तो चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ आइडा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। सारे ही लोग दुखी नजर आ रहे थे। फिर तभी अचानक आइडा के डैड उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि कुछ टाइम पहले किसी ने आइडा की बेहोशी वाली तस्वीरें इंटरनेट पर डालकर वायरल कर दी थी, जिस वजह से उसके डैड परेशान रहने लगे थे क्योंकि उनकी फैमिली की काफी बदनामी हो रही थी। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ आइडा से मिलने उसकी दोस्त आती है और उसे समझाती है कि तुम पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारो, नई शुरुआत करो। फिर मैं भी उन दोनों के साथ लेक बोर्डम पर जा रही हूँ, तो चलो तुम भी हमारे साथ, बहुत मजा आएगा और तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो इस पर आइडा मान भी जाती है। आइडा के घर के बाहर इलियस और उसके दोस्त को गाड़ी में देखते हैं जो उन दोनों को लेने आए थे और इंतजार कर रही थी और ये चारों लेक बोर्डम की दी निकल जाते हैं। जहाँ ये पहुँच तो जाते हैं पर वहाँ से आगे जाने का रास्ता एक जंजीर से बंद किया हुआ था। दरअसल उन लड़कियों के कत्ल की बात से ही पुलिस ने इस झील पर लोगों का आना बंद कर दिया था। पर इलियस जंजीर तोड़ने का कहता है जिसे तोड़कर ही आगे निकल आते हैं। झील के पास पहुँच ही गए थे और वहाँ टेंट लगाने लगते हैं। फिर रात को आइडा और इलियस का दोस्त आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे जहाँ वो आइडा को यहाँ हुए दोनों लड़कियों के खून के बारे में बता रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैंने भी सुना था इस केस के बारे में। तभी उनके दोनों दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ इलियस का दोस्त उन सबको बताता है कि मैंने उस कातिल के बारे में थोड़ी रिसर्च छानबीन की है, जिससे मेरा मानना है कि वो खूनी इस जगह को अपना घर समझकर यहाँ से बहुत प्यार करता है। जैसे हम लोगों को अपने घरों में कोई अनजान शख्स अच्छा नहीं लगता, वैसे उस खूनी को भी यहाँ आने वाले लोग पसंद नहीं है, बुरे लगते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले लोगों पर पहले वो नजर रखता है, फिर मौका देखते ही उन्हें मार देता है, वो भी काफी बेरहमी से, ताकि कोई दोबारा यहाँ आने की गलती ना करे। और अगर वो यहाँ रहता हुआ तो जरूर छुपकर वो हम पर भी नजर रख रहा होगा। टेंट में सोने के लिए जाने लगती है पर तभी आइडा की नजर झील की दूसरी तरफ जाती है जहाँ टॉर्च लाइट जल रही थी और उसका रुख इनकी तरफ ही था। उसे शक होने लगता है तो इस बारे में खुशी बताती है पर इलियस का दोस्त कहता है कि घबराओ नहीं, वहाँ कोई नहीं है और वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अलावा यहाँ कोई और आया भी होगा, तो परेशान ना हो, चलो सोने चलते। अब वो तो सोने के लिए चला जाता है पर आइडा नहीं जाती बल्कि वो तो नहाने के लिए झील में चली जाती है। उसे तभी महसूस होता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ इलियस था जो उसे नहाते हुए देख रहा था। उसकी हरकत आइडा को पसंद नहीं आती तो वो उसे बुरा भला कहकर टेंट में आ जाती है। फिर आधी रात को जब ये चारों सो रही थी तो आइडा को दोबारा से किसी के होने का एहसास होता है, तो इस बारे में वो अपने दोस्त और इलियस को बताती है। तब इलियस चेक करने बाहर जाता है पर काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आता तो इन तीनों को परेशानी होने लगती है। वो उसे आवाज भी लगाते हैं पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। काफी ज्यादा वक्त गुजर गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया। पर तभी अचानक एकदम से इलियस आकर इन्हें डरा देता है। कहना वॉशरूम के लिए आइडा की दोस्त को जाना था तो वो अकेली ही वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे इलियस भी चला जाता है ताकि उसकी हिफाजत कर सके। उनके जाने के बाद जब आइडा और इलियस का दोस्त बातें कर रही थी तो तभी अचानक एक बड़ी सी लकड़ी उनके टेंट पर आकर गिरती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। तो वो आइडा को समझाता है कि घबराओ नहीं, ये जरूर इलियस की शरारत है, वो लकड़ी गिराकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वो बाहर चेक करने भी जाता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो दोबारा टेंट के अंदर आकर आइडा को कहता है कि पक्का ये हरकत इलियस नहीं की है और जब वो वापस टेंट में आएगा तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। तभी हम किसी अनजान आदमी को टेंट के बाहर देखते हैं जो चाकू से उस पर वार करके वहाँ से भाग जाता है।
आयडा जब उसके मुंह से खून निकलता हुआ देखती है तो काफी डर जाती है और टेंट से बाहर आकर अपने दोस्तों को आवाज लगाकर बुलाने लगती है मदद के लिए। वो दोनों जब आयडा की आवाज सुनते हैं तो फौरन टेंट के पास आ जाते हैं। हालत देखकर काफी घबरा जाती है क्योंकि वो काफी जख्मी खून में लथपथ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि किसने किया होगा और अब हमें क्या करना चाहिए। ये तीनों उसकी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर जाने लगते हैं। जिस दौरान आयडा की दोस्त गिर जाती है। उसका पैर काफी जख्मी हो गया था, अब वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए उन दोनों को ही वहाँ से आगे बढ़ने का कहती है। तो वो दोनों ऐसे ही करते हैं, उसे वही छोड़कर मदद मांगने के लिए आगे बढ़ जाती है। रास्ते में इलियस उससे कहते हैं कि काफी वक्त से मैं तुमसे अकेले में बात करना चाह रहा था। जो तुम्हारी बदनामी हो रही थी वो वायरल तस्वीरों वाली, मैंने उसके बारे में छानबीन की थी, जिससे मुझे पता चला कि बेहोश होते वक्त तुम्हारी तस्वीरें किसी ने बनाई ही नहीं, बस तुम्हारी बेइज्जती करने, तुम्हें बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाह उड़ा दी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कभी तुम्हारी वो तस्वीरें तुम तक क्यों नहीं पहुंची और तो और मेरे पास भी कभी नहीं आई जिस बारे में छानबीन कर रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस को भी तुम्हारी इस तरह की कोई तस्वीर मिली ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीरें है ही नहीं। इलियस सब ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी पीछे से कोई नकाब पहना इंसान आकर चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। फिर जैसे वो इंसान नकाब हटाता है तो हम देखते हैं कि इलियस को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आयडा की दोस्त थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आयडा को लगता था कि उसकी जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो इलियस ने ही की थी, जिससे बाद में बदनामी की वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ ही उसके डैड ने भी अपनी जान ले ली। इसलिए आयडा ने फैसला किया कि वो अपना बदला इलियस से जरूर लेगी। इसलिए जब उसकी दोस्त ने उसे आकर बताया कि मैं और इलियस उसके दोस्त के साथ लेक बॉटम जा रही है छुट्टियां मनाने, तब आयडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इलियस को मारने का प्लान बनाया, जिसका मतलब था कि वो दोनों इस मकसद के लिए ही यहाँ आई थी ताकि इलियस से बदला लेकर उसे खत्म कर दे। पर वो इस सोच में थी कि इलियस को तो हमने मारा मगर उसके दोस्त को किसने मारा था। पर यहाँ आयडा की दोस्त उससे कहती है कि अब हमें इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना होगा और सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकलकर घर पहुँचना होगा ताकि इनकी कत्ल का इल्जाम हम दोनों पर ना आए। तो इसलिए ये अपने बैग से सूट निकाल कर पहन लेती है ताकि जब ये लाशों को ठिकाने लगाए तो इनकी उंगलियों के निशान उनकी लाशों पर ना रह जाएं। फिर ये दोनों लाशों को बैग में डालकर जेल में फेंककर अपनी गाड़ी में आ जाती है। आयडा की दोस्त बताती है कि गाड़ी की चाबी तो इलियस के पास थी जब उसकी लाश के साथ जेल में चली गई है और अब क्योंकि यहाँ से निकलने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो जेल में जाकर चाबी लाने का फैसला करती है। फिर आयडा की दोस्त अपना वो सूट उतार कर पानी में जाती है, आखिरकार चाबी हासिल कर ही लेती है और अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। जहाँ रास्ते में आयडा इलियस की बताई बातों के बारे में सोचने लगती है और इस बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं वो झूठ बोल रहा होगा, मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीरें। जो सुन आयडा को अभी भी शक होने लगता है तो वो कहती है कि अगर तुमने देखी थी तो मुझे इलियस और पुलिस को वो तस्वीरें क्यों नहीं मिली। अब आयडा के इस सवाल पर उसकी दोस्त आखिरकार सच बताने के लिए तैयार हो भी जाती है। कहती है कि हाँ इलियस ने तुम्हें सही बताया, किसी ने भी तुम्हारी तस्वीरें नहीं बनाई थी मगर उस बारे में अफवाह हर जगह मैंने फैलाई थी। ये सुनकर आयडा एकदम हैरान भी रह जाती है, साथ ही काफी टूट भी गई थी क्योंकि उसकी अपने दोस्त ने उसे बदनाम किया था। तो इसीलिए वो उससे पूछ लेती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारी दोस्त थी। जिस पर उसकी दोस्त इसकी वजह बताती है कि स्कूल में तुम इलियस के काफी करीब होती जा रही थी, साथ ही जब भी तुम मुझसे मिला करती थी हर वक्त बस इलियस की बातें करती रहती थी, जिससे मुझे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी दोस्ती इलियस से हो जाएगी और अगर तुम दोनों दोस्त बन गए तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तो इस वजह से तुम्हें इलियस से दूर करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। तुम जब पार्टी में आई तो मैंने तुम्हारे जूस में दवाई मिला दी जिससे तुम बेहोश हो गई। तुम्हें कमरे में लिटाने के बाद मैंने बाहर आकर तुम्हारी वो तस्वीरों वाली अफवाह उड़ा दी। पर आयडा मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ जाएंगी। सारी बात जानने के बाद आयडा रोने लगती है और अपने दोस्त को कहती है कि तुम्हारी वजह से 3 बेकसूर लोगों की जान चली गई, यस उसका दोस्त और मेरे डैड की। अब मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ, मैं घर पहुँचकर पुलिस को ये सारी बात बता दूंगी, साथ ही इन दोनों के खून के बारे में भी कुछ नहीं छुपाऊंगी, सच बता दूंगी। ये सुनकर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना करती है पर आयडा उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए उसकी दोस्त गुस्से में गाड़ी में रखा हुआ रेंच उठाकर आयडा के मुँह पर मार देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। पलटकर आयडा भी उस पर वार करती है और चलती हुई गाड़ी में ही दोनों की हाथापाई होने लगती है। इसी बीच आयडा की दोस्त सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी को खड़ा हुआ देखती है। अब एक्सीडेंट ना हो इसीलिए वो गाड़ी साइड में रोक लेती है, पर गाड़ी इतनी जोर से आगे रुकती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिससे आयडा बेहोश हो गई थी।
गाड़ी के साथ साथ सड़क पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो अब धीरे धीरे इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने इलियस के दोस्त को मारा था और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसकी दोस्त काफी घबरा जाती है और आयडा को होश में लाने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो खूनी गाड़ी के पास आ ही गया था। टॉर्च मारकर जब वो गाड़ी के अंदर उन दोनों को देखता है तो एक जंजीर से उनकी गाड़ी अपनी गाड़ी के साथ बांध लेता है। उसे टो करने के लिए खींचकर अपने साथ ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर काफी तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर उनकी गाड़ी को भी वहाँ से ले जाने लगता है। अब तक आयडा को भी होश आ गई थी। दोनों काफी डर जाती है और इस मुसीबत से कैसे निकलना है इस बारे में सोचने लगती है। तब उसकी दोस्त कहती है कि तुम गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे से कूद जाओ, बाद में मैं भी ऐसे ही करूंगी। और अब जैसे आयडा पीछे आकर कूदने ही वाली थी कि तभी एकदम से उनकी गाड़ी उछलकर पलट जाती है। अब उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से दोनों ही लड़कियां काफी जख्मी हो जाती है। उस कातिल की गाड़ी भी रुक गई थी इसलिए वो दोबारा से उनकी तरफ आने लगता है। अब तक आयडा को भी होश आ गई थी। वो अपने दोस्त को भी होश में लाकर वहाँ से भागने का कहती है पर उसकी दोस्त आयडा को अकेले यहाँ छोड़कर जाने से मना करती है, जिस पर आयडा उसे समझाती है कि मैं बहुत जख्मी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, प्लीज जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर आखिरकार वो मान ही जाती है। जंगल की तरफ भागने लगती है। उसे खूनी ने भी देख लिया था तो वो अपने डॉग को उसके पीछे लगा देता है। यहाँ हमें इस खूनी का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे हमने शुरुआत में भी देखा था, जिसने उन दोनों लड़कियों का भी खून किया था। असल में इलियस के दोस्त ने जो अफवाहें इस जंगल और इस खूनी के बारे में सुनी थी वो सब सच थी। ये कातिल कब से चारों पर नजर रख रहा था इन्हें भी अपना शिकार बनाने के लिए। अगले सीन में हम कातिल को देखते हैं जो झील किनारे बैठा हुआ था। उसने अपने पास में आयडा और उसके दोस्त को भी पकड़ के बांधा हुआ था। उसने इनकी गाड़ी को झील में फेंक कर इन्हें यहाँ बंदी बना के रखा हुआ था। इनके हाथ पाँव बांध कर चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था और अब वो अपने चाकू की धार को तेज कर रहा था। वो फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो आयडा को पकड़कर उसे अंडरग्राउंड जगह में फेंक देता है जहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद वो उसकी दोस्त को पूरी तरह तड़पा कर मार डालता है और आयडा के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि खूनी ने आयडा को नहीं मारा था बल्कि उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। असल में कातिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि सारे कत्लों का इल्जाम आयडा के ऊपर आ जाए, क्योंकि उसकी तस्वीरों वाली बात को लेकर उसके पास वजह बन गई थी अपने दोस्तों को मारने की। उसके तीनों दोस्तों की लाशों को बरामद कर लिया जाता है और उनके कत्ल के इल्जाम में आयडा को गिरफ्तार। हालांकि वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ये सब नहीं किया बल्कि लेक बोर्डअप के कातिल ने किया है, पर कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उस बेकसूर को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि असली कातिल इस तरह से बच गया था और अब भी आजाद घूम रहा था। खैर इसके बाद हम कुछ दोस्तों को उसी झील के पास देखते हैं जो पार्टी करने के लिए आए थे, जो हर बार की तरह खूनी ईद पर भी छुप के नजर रख रहा था। अब ये ग्रुप ही उस कातिल का अगला टारगेट है और इससे भी हैरत वाली बात कि ये एक सच्ची कहानी थी। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।